एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस जैसे कि साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन सब की स्टडी की थी, जबकि सेकंड वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत सिग्निफिकेंट वैल्यू, एसआई यूनिट इन सब की स्टडी की थी। थर्ड वीडियो लेक्चर में हम केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज की स्टडी करेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित 5 लॉज हैं जो कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, फिफ्थ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जिसे गैलुसॉक लॉ भी कहते हैं। हो सकता है कि ये लॉज आपको समझने में कठिनाई से आएँ, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर आपको कठिनाई होती है बार बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, पॉज करके देखिएगा और उनको अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिखते चले जाइएगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई परेशानी होती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आइए फर्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है। इस लॉ को फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लवोसियर ने दिया था। बहुत छोटा सा ही लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। पदार्थों को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा ही लॉ है। ये लॉ हमको ये बताता है कि मैटर को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उनको नष्ट कर सकते हैं। आइए सेकेंड लॉ की स्टडी करते हैं। ग्रीन बोर्ड पर आप सामने सेकेंड लॉ को लिखा हुआ देख रहे होंगे। सेकेंड लॉ का नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, इसको फ्रेंच केमिस्ट J.L. प्राउस्ट ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सम एलिमेंट। केमिकल कंपाउंड कुछ एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, कंबाइंड टुगेदर इन ए सम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। और ये जो केमिकल कंपाउंड होते हैं इनमें उपस्थित जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू मास फिक्स होता है। आप इनको चाहें कहीं से भी प्राप्त करें, जैसे कि वाटर का हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप वाटर को अनेक स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आप प्योर वाटर बाई रेन, बारिश के जल, बारिश से प्राप्त करें, वर्षा से प्राप्त करें, नदी से प्राप्त कर लें। आपके घर में जो नल है उससे भी प्योर वाटर आता है। तो आप कहीं से भी प्योर वाटर प्राप्त करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे और उसका कंपोजिशन H2O होगा। यदि बाई मास हम इस एलिमेंट्स के कंपोजिशन की बात करें तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसके 2 एटम हैं तो इसका टोटल मास जो है वो 2 हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के हम रेशियो निकालें तो वह बाई मास 1:8 के प्रोपोर्शन में होगा। यही हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन बताता है। अगर आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस किसी भी स्थान से प्राप्त करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स बाई मास एक फ़िक्स रेशियो में, एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में उपस्थित होंगे। इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। सेकेंड लॉ को हमने एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। सामने CO2 का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उपस्थित एलिमेंट्स के मास को निकालते हैं तो उनका प्रोपोर्शन 3:8 के रेशियो में आता है। चाहे आप CO2 को कहीं से भी प्राप्त करें, कहीं से भी ज्ञात करें, हमेशा CO2 में अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास फिक्स होगा। यही हमको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बताता है। आइए केमिकल कॉम्बिनेशन के थर्ड लॉ की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं, इसका नाम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसको डाल्टन ने 1804 में दिया था और ये रूल उसके एटॉमिक थ्योरी का एक बहुत माइलस्टोन रूल के रूप में प्राप्त हुआ था। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 केमिकल कंपाउंड,
यदि दो एलिमेंट्स दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। देन द masses of one of element which combined with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जिसमें कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 2 32 के रेशियो में है। यहाँ पर दोनों के बीच यदि हम रेशियो निकालें, 12 और 32 के बीच रेशियो निकालें, तो हमें 3:8 रेशियो प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अगर हम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का रेशियो यानी कि अनुपात निकालते हैं, तो वह 3:4 के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कार्बन का जो मास रेशियो है वो कॉमन है, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उपस्थित ऑक्सीजन का रेशियो और कार्बन मोनोऑक्साइड में उपस्थित ऑक्सीजन का रेशियो में भी एक सिंपल रेशियो होगा। यदि हम इन दोनों के रेशियो को ज्ञात करें, तो यहाँ पर ये 8th पार्ट है, जबकि यहाँ पर ये 4th पार्ट है। तो इन दोनों का यदि हम रेशियो निकालें 8:4, तो हम कह सकते हैं 2:1। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है। यदि दो एलिमेंट्स दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसमें से यदि एक एलिमेंट का रेशियो फिक्स है, तो दूसरे वाला जो एलिमेंट होगा वो भी एक फिक्स रेशियो में होगा। आइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक अन्य एग्जाम्पल सल्फर और ऑक्सीजन के सेंस में समझने का प्रयास करते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन एलिमेंट दो प्रकार के केमिकल कंपाउंड SO2 और SO3 बनाती हैं। यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक मास 32, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 2 32। जबकि SO3 में सल्फर का एटॉमिक मास 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 3 48। यदि हम SO2 में उपस्थित ऑक्सीजन और SO3 में उपस्थित ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो निकालते हैं, तो वह एक सिंपल रेशियो 2:3 के रेशियो में होगा। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि यदि दो एलिमेंट्स दो अलग अलग प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें एक एलिमेंट फिक्स रेशियो में है, तो दूसरा एलिमेंट भी एक सिंपल रेशियो में होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यदि आप एल्केन के, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, के सेंस में यदि किसी कंपाउंड पर आप ये लॉ अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स के साथ सिंपल रेशियो प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। एल्केन के केस में C4H10, C5H12, C6H14, ये कुछ हमने केमिकल कंपाउंड्स बनाए, जिनको हम ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन बोलेंगे। यदि हम यहाँ पर ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालें, तो हम देखते हैं ब्यूटेन में कार्बन का एटॉमिक मास 12 × 4 48 पार्ट, पेंटेन में कार्बन का एटॉमिक मास 12 × 5 60 पार्ट, जबकि हेक्सेन में कार्बन का एटॉमिक मास 12 × 6 72 पार्ट। यदि हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालें, तो ब्यूटेन में 1 × 5 10 पार्ट, पेंटेन में
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 12 12 पार्ट। हेक्सेन में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 14 14 पार्ट। यदि हम यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज बराबर करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का प्रोपोर्शन सिंपल रेशियो में हमको प्राप्त नहीं होता है। ब्यूटेन में ये 2.5 आता है जो कि सिंपल रेशियो में नहीं है, जबकि पेंटेन में ये 2.4 आता है और हेक्सेन में 2.33 आता है। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर लागू नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। सेकेंड लिमिटेशन ऑफ दिस रूल इज़ कि ये रूल नॉन स्टीचोमेट्रिक कंपाउंड पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। नॉन स्टीचोमेट्रिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिनमें उपस्थित एलिमेंट एक सिंपल रेशियो में या फिर एक सिंपल नंबर के रूप में नहीं होते। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ देख सकते हैं, Fe 0.93 O, यहाँ पर Fe की 0.93 के रेशियो में है, जबकि ऑक्सीजन जो है 1 रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नॉन स्टीचोमेट्रिक कंपाउंड्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फोर्थ रूल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की स्टडी करते हैं। इस रूल को रिचर्ड्स ने 1782 में दिया था। इस रूल को समझने से पहले आप इस रूल को अपनी नोटबुक में एज इट इज़ लिख लीजिएगा और फिर आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी एलिमेंट्स के रूप में हमने यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को लिया है। ये दोनों आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जिनका रेशियो 3:8 का रेशियो है, विच कंबाइंड सेपरेटली विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। कार्बन और ऑक्सीजन एक तीसरे एलिमेंट से भी कंबाइंड होकर के केमिकल कंपाउंड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर के CH4 बनाता है, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइंड करके H2O बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वह 8:1 के रेशियो में है, जबकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वह 3:1 के रेशियो में है। इज़ आइदर द सेम और some multiple of the ratio of the masses, is either the same or some multiple of the ratio of the masses in which A and B combined with each other। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन के रेशियो की बात करें तो वह या तो सेम होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों रेशियो जो हैं हाइड्रोजन के यहाँ पर सेम हैं, 1:1 के रेशियो में है, या फिर ये भी हो सकता है कि वह एक मल्टीपल रेशियो के रूप में हो। आइए केमिकल कॉम्बिनेशन के फिफ्थ और लास्ट रूल की स्टडी करते हैं। इस रूल का नाम गैलोसॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। इसको गैलोसॉक ने दिया था। इसकी डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखी हुई देख रहे होंगे। बहुत ईजी सा रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट टू ईच अदर, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स इन विच बियर ए सिंपल रेशियो। और जो आपस में रिएक्ट करने वाली जो गैसेस हैं वह सिंपल रेशियो में हैं टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं और वह रिएक्शन करने के बाद यदि गैसियस प्रोडक्ट बना रही हैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैसियस वॉल्यूम के बीच एक सिंपल रेशियो होगा। यहाँ पर यह कहना ज़रूरी होगा कि ये सब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होना चाहिए, जिसको आप सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करती है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ले रखा है, क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम ले रखा है। आपस में रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं जो कि बाई वॉल्यूम 2 है। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट गैसेस और प्रोडक्ट गैसेस के बीच में
रेशियो को देखें तो वह है एक सिंपल रेशियो 1:1:2 रेशियो के रूप में होगा। इस प्रकार हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड वीडियो कंप्लीट होता है। आप इन लॉज को अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेंगे और इनको समझने के लिए और एग्जाम्पल्स का अपनी बुक से यूज़ करेंगे। यदि फिर भी कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको पूछ सकते हैं। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉज हैं ये केवल आपको याद होने चाहिए। आप इनको एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब हम अपने फर्स्ट चैप्टर के 4th वीडियो में मिलेंगे तो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे।